तो सोशियो स्टार्ट करना है। प्रीलिम्स कैसा रहा? अच्छा, ऐसे एक्सप्रेशन दे डिजास्टर हो गया सर। डिजास्टर था? क्यों? क्यों डिजास्टर क्यों था? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। आप लोगों ने पढ़ाई अच्छी की है। आई होप सिलेबस भी कंप्लीट हुआ है। और ऐसे कोई ब्लंडर क्वेश्चन नहीं आए थे कि आए थे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा आप सोच रहे हो, जितना सोशल मीडिया पर बच्चे शोर मचा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सिलेबस के दायरे से आए हैं क्वेश्चंस। और क्लासरूम में आपने कवर किया है, टेस्ट सीरीज में कवर किया है। पैटर्न देखो, शुरू से हम लोग तो वही लेकर चल रहे हैं। आई होप आप भी साथ में वही लेकर चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज इसका बेस्ट एग्जांपल है कि टेस्ट सीरीज में हमारा मोड क्या है। ओके, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन साथ में मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन वो हम लोगों ने शुरू से, मतलब बात से ABCD तक नहीं थी। बात है कि 1 2 और 3 एंड देन 4 स्टेटमेंट। ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी टाइप का आपको दिखता है। ठीक है। पहले भी था, आई मीन मेरे ख्याल से 2 साल पहले से ये चल रहा है। 19 का आप पेपर देखोगे तो ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे, एग्जैक्ट 25। 20 वाले में भी वैसा रहा। 20-21 और अभी तो 22 का हुआ है। 20-21 में वैसा था, है ना। 20 का देखोगे, 21 का देखोगे, फिर अभी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो कुछ नया नहीं है। हाँ, अब आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी नहीं बना, हिस्ट्री नहीं बना, ज्योग्राफी, मतलब इन सबके क्वेश्चंस अच्छी संख्या में। सबसे ज्यादा हिस्ट्री है। फिर ज्योग्राफी में कुछ करंट एनवायरमेंट जोड़ दो तो भी ज्योग्राफी में 8-10 क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। मतलब उस तरह के क्वेश्चन ज्योग्राफी में नहीं पूछे जाते थे। जो पुराना ट्रेंड था ज्योग्राफी में, दैट वाज मैप पूछ लो थोड़ा सा, है ना, लोकेशन पूछ लो, इस तरह के क्वेश्चन थे। इस बार इन्होंने प्रॉपर आपको मॉनसून से पूछ लिया क्वेश्चन, ठीक है, विंड डायरेक्शन से पूछ लिया। तो ये जो क्वेश्चन है टेक्निकल साइड में क्वेश्चन है, दैट मीन्स ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको प्रॉपर, वैसे क्वेश्चन है। पॉलिटी में कुछ नया नहीं है, एज यूजुअल आप जो पढ़े हैं वहीं से क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि सर ऐसा पूछा जो बन ही नहीं रहा था, ऐसा आप कह नहीं सकते। ठीक है। और कुछ टॉपिक्स तो मुझे याद है, मैं लास्ट में यूट्यूब में लाइव भी किया था। ठीक है, क्रैश कोर्स जैसा भी किया था हमने, तो वहां पर भी मैंने डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन आगे। जैसे आर्टिकल 282 अक्सर मैं जब पढ़ाता हूँ पॉलिटी तो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे मेंस में। एनीवेज, मुद्दा ये नहीं है कि मैं क्लेम कर रहा हूं, मुद्दा ये है आपसे क्या बना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये 3 सब्जेक्ट्स हमेशा इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमी से भी क्वेश्चन है इस बार, ज्यादा नहीं है लेकिन है। ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको करना इतना ही था कि 50% इधर कवर करना था, मतलब 25 क्वेश्चंस भी आपसे बनते तो बहुत अच्छी बात है, और 25 छत्तीसगढ़ में बनते तो भी अच्छी बात थी। मान लो हम यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है हमारे साथ। ठीक है ना। प्रॉब्लम एरिया आपको फाइंड आउट करना। कितने लोगों ने दिया है एग्जाम? ओके, काफी सारे लोगों ने दिया है। जिन्होंने नहीं दिया, मे बी एज या मे बी आप जानबूझकर स्किप किए होंगे, अच्छी बात है। बी प्रिपेयर्ड एंड देन गिव नेक्स्ट अटेम्प्ट। बट अभी जो आपकी पोजीशन है उसमें कितने ऐसे हैं जिनका स्कोर 40% जा रहा है? एनीबडी? अच्छा, लेस देन 40, 40 प्लस वाले हैं क्या? नहीं, 35, 30% भी नहीं मार्क्स, मतलब 60 नंबर भी नहीं है। मैं परसेंट पूछ रहा हूं। 60 मार्क्स किसी के नहीं आ रहे हैं आउट ऑफ 260 मार्क्स? नहीं। अच्छा, 50 मार्क्स, 58। स्कोर कम है, मैं सिर्फ मार्क्स जानना चाह रहा था। सिलेक्शन नहीं हो गए तो तय, ठीक है, इतने मार्क्स में। क्योंकि इतने मार्क्स में सिलेक्शन हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि पेपर इतना भी टफ नहीं था कि ना बने। आपको करना यह है घर पे कि इसको दोबारा चेक करके देखिए कि पॉलिटी में क्या नहीं बना, हिस्ट्री में क्या नहीं बना, क्यों नहीं बना वो बाद में देखेंगे। जो नहीं बन रहा वो पहले निकालो आप। और आपने पढ़ा था फिर भी नहीं बना, या पढ़े ही नहीं थे, चेक तो करो।
है ना, इतना चेक करना बनता है। इसको ब्लाइंडली क्लोज नहीं करना कि अच्छा अब तो कमीशन का मॉडल आंसर आ गया, अब हमारी कहानी खत्म, बंद करो, अगले साल देखेंगे। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे खुद के पेपर्स के लिए, तब तक ये हमेशा होता रहेगा। हिस्ट्री में चेक करो कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, मॉडर्न या मिडिवल या एंशिएंट कौन गलत हुआ, चेक करो आप। और तुक्के में कुछ सॉल्व किया है तो वो तुक्का भी चेक करो कि अच्छा तुक्के में सही हो गया, तो वो तो आपकी किस्मत है, नहीं तो तुक्के सही होते नहीं जनरली, राइट। फिर उधर सी सेट में देखो, मैथ्स में प्रॉब्लम है, कितने लोगों से नहीं बना सी सेट, बहुत टफ लगा। अच्छा, सी सेट में कितने लोग पास हो सकते हैं? काफी हैं, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो टफ था या मैनेजेबल था? मैनेजेबल था ना, 66 ही तो चाहिए था। उसमें भी आपके पास हिंदी है, छत्तीसगढ़ी है, रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस हैं, कितना कुछ होता है। मालूम मैथ्स टफ भी है, और फिर भी मुझे लगता है कि अंकित सर ने काफी बढ़िया कवर कराया है, जिन लोगों ने क्लास कर ली है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो, हर चीज क्लास में हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कुछ लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आर्टिकल 282 की बात कर रहा था, 90% कोचिंग वाले 282 डिस्कस नहीं करते हैं मोस्टली, ठीक है, क्योंकि वहां तक रेंज नहीं जाती है पढ़ने वालों की। या जिन लोगों ने जैसा पॉलिटी पढ़ा है, ट्रेडिशनल कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है, वहां 282 बहुत रेयर होता है जब डिस्कस किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेरा नॉलेज ज्यादा है, मैं ये बता रहा हूं कि कई जगह पर होता है, कुछ चीजों को मानकर चलते हैं यहां से नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। और कुछ पता भी नहीं होता कई जगह पर, वहां उतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि कुछ क्लासरूम की गलती होती है, कुछ आपकी गलती होती है, दोनों मिलकर आपका रिजल्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। हाँ, हो सकता है हमसे भी कुछ छूटे होंगे, ऐसा नहीं कि हमने सारा ही करा दिया और सभी से आया है, होता है कई बार, हिस्ट्री में छूट गया, पॉलिटी में छूट गया, इकोनॉमी में छूट गया, वट। लेकिन ये देखना है कि 12 मंथ्स में हमारे पास जो टाइम है कवर करने के लिए किसी सिलेबस को, उसमें बेस्ट क्या कवर कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके लिए सेल्फ एफर्ट भी बहुत जरूरी है। कोचिंग से ही पास होना होता तो आप सभी का स्कोर 50% प्लस होता, राइट। सो कोचिंग अकेले आपको सक्सेस के रास्ते में नहीं ले जा सकता, आपको भी उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। और डे बाय डे इसकी क्वालिटी एनहांस हो रही है, कम नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। और लोग जो सोशल मीडिया पर शोर मचा रहे हैं, यदि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पटवारी बनने जा रहे हैं, तो भूल जाओ फिर आप डिप्टी कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। और डिप्टी कलेक्टर आईएएस के नेक्स्ट वाली पोस्ट है, समझ लीजिए, स्टेट में, और स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है। और उसमें भी आप चाह रहे हो आपके हिसाब से क्वेश्चन आ जाए। भाई सपोज इन्होंने पूछ ही लिया कि मुख्यमंत्री डेट वाइज कहां कहां गए, तो उसी एक क्वेश्चन से आपका करियर बर्बाद हो गया, ऐसे कैसे हो सकता? भाई सीजीपीएससी का सिलेक्शन मान लो आउट ऑफ 200 मार्क्स, वो यदि बोलते हैं कि भाई 198 पे ही आपका सिलेक्शन होता है हर साल, फिर तो आप झगड़ा कर सकते हैं। देखो मुख्यमंत्री वाला, समझ रहे हो हमारा लेवल क्या है, हम किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। और यूपीएससी के सामने कितने लोग खड़े होते हैं कि क्वेश्चन गलत पूछा? खड़ा होता है कोई? चुपचाप बैठ के पढ़ रहे होते हैं। स्टेट है इसलिए हम राजनीति करते हैं, तो राजनीति की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ये बताओ स्कोर जाता ही कितना है? आउट ऑफ 200 स्कोर आपका 192, सॉरी 92, 95, 98 ऐसे ही तो जा रहा है, 50% स्कोर। तो मुख्यमंत्री का एक सवाल आ गया, उसको लेकर हम रोना रो रहे हैं, इसी की वजह से हम फेल हो रहे हैं। अच्छा भाई, आप सोच कर देखो हमारा लेवल क्या है। ठीक है, जो कर रहा है उसमें आप शामिल हैं नहीं, ये मुझे नहीं पता, आपको ही पता होगा, बेटर है। लेकिन ऐसी चीजों के पीछे नहीं भागना होता। पीएससी का तो काम है ना उलझाना। प्रीलिम्स का मतलब ही है कि आपको क्या करना है? रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करना है उसका काम। प्रीलिम्स में पर्पस 1,80,000 में से टोटल कितने चाहिए? 150, 200 जितनी पोस्ट है, तो सोचो फिल्टर कैसे करेगी आपको। ऐसे ही तो कुछ उटपटांग क्वेश्चन होंगे ना जिसको आप एफर्ट लगा के आओगे। वो तो बोल रही है हमें स्मार्ट लोग चाहिए, एग्जाम के बाद रोने वाले लोग नहीं चाहिए। जो रोएगा वो क्या डिप्टी कलेक्टर बनेगा? सोच कर देखो, एक क्वेश्चन पर कि मुख्यमंत्री कहां गए, डेट पूछ लिया। ऐसे भी कोई पूछता है? डिप्टी कलेक्टर का एग्जाम ले रहे हो, प्यून का नहीं लिया जा रहा है, तो दिख रहा है डिप्टी कलेक्टर का ही ले रहे हैं।
यही तो ब्रेन चाहती है वो, कि स्मार्ट बनो एग्जाम हॉल में। आपके 90% क्वेश्चन, 85% क्वेश्चन आपके स्टैटिक पोर्शन से पूछे गए। आपको ये नहीं सवाल पूछ रहा है 282 क्यों पूछ ले आर्टिकल, ये तो हम लोग रोज नहीं पढ़ते हैं, कभी कभार पढ़ते हैं। क्लियर है? तो उसके लिए तो हम रोना नहीं रो रहे। तो आप देखोगे पीएससी को डिसाइड करना है क्वेश्चन क्या पूछना है, आपको डिसाइड करना है क्या पढ़ना है। और हमें 100, मान लो 50 भी कर दूं इसको, तो 100 मार्क्स ही तो चाहिए, और इसके लिए 50 क्वेश्चन चाहिए होते हैं। आपके पास छोड़ने का स्कोप 50 है, चलो इसमें से आप कुछ तुक्के लगाओगे, 30 तो छोड़ ही सकते हो ना आप। तो क्वेश्चन की क्वालिटी को लेकर रोना कभी नहीं रोना चाहिए, दिस इज रॉन्ग थिंग। हाँ, गलत आंसर ले ले वो एक गलत बात है, क्वेश्चन ही 4-5 गलत पूछ लें ऑप्शंस के साथ वो एक गलत बात है। वो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को दिखाता है कि कितनी घटिया क्वालिटी है ना। बट क्वेश्चन पर आप डाउट नहीं कर सकते कि सर आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। राइट? इसलिए अगली बार से रोना नहीं इन सब चीजों पर, वो आपके अच्छे कॉम्पिटिटिवनेस की निशानी नहीं है। बेटर है जो आया है ये समझो कि हम कैसे तैयार करें। हाँ, रॉन्ग ऑप्शंस गलत हैं, क्वेश्चन ही गलत पूछा वो गलत है, रॉन्ग आंसर लेना वो गलत है, ये तीनों इनजस्टिस की कैटेगरी में आता है। लेकिन 100 में से एक आध क्वेश्चन मान के चलो, कई बार ये लोग गड़बड़ी कर जाते हैं, यूपीएससी भी करती है, ये लोग भी करते हैं। यूपीएससी भी अपनी जिद में अड़ी रहती, लेकिन वहां पर यूपीएससी आपके डिस्टेंस में ज्यादा है, यहां तो आप पकड़ लो अपोजिशन के लोगों को, पहुंच जाओ वहां पर। यूपीएससी में भी फाइट करते हैं, ऐसा नहीं है, लोग फाइट करते हैं, लेकिन वहां परसेंटेज कम है। यहाँ लोकल एग्जाम है तो आप फाइट करने के ऑप्शन ज्यादा हैं। एनीवेज, अब जो आपको करना है वो ये है कि मेंस के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो बिल्कुल न्यू कमर है, आपको अलग तरह का प्लान चार्ट आउट करना है, और वो प्लान क्या है कि 12 मंथ्स का प्लान लेकर चलिए आप, और कैसे पढ़ना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों ने एग्जाम इसलिए दिया होगा सर दे देते हैं, अटेम्प्ट तो गिनती हो नहीं रही है। कुछ लोगों ने इसलिए दिया कि फ्री है एग्जाम, इसलिए भी दे दो। कुछ लोग इसलिए दे दिए कि सर ट्राई करके देखते हैं कितना आता है कितना नहीं आता है, एग्जाम का एक्चुअल वहीं पता चलेगा। ठीक है, आपने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास क्या प्लान है फैब ऑनवर्ड्स दिसंबर तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीच आप में से किसी का कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है कि निकल जाएगा एग्जाम, ऐसा ही है ना, कि कोई उम्मीद कर रहा है? तो हाथ क्यों नहीं उठाया? 40%, उससे भी कम है? नहीं, मार्क्स कम है क्या 40 से भी, कि ज्यादा है? नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, मान लो आपका कॉन्फिडेंस है निकल रहा है, तो फिर आप प्लान करो कि आपके पास मई, कब है, 11-12 को है ना एग्जाम, 11 मई को है ना एग्जाम, ठीक है। तो मई का तो टाइम छोड़ दो, अब आपके पास मार्च, अप्रैल और फैब में जितने दिन होने थे, 12 के बाद, यदि 14 में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया तो हमारे पास टाइम इतना बचा हुआ है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ढंग से, मैं सही गिन रहा हूं ना, मार्च अप्रैल में, हाँ मई में तो एग्जाम ही है आपका, 90 डेज भी ढंग से नहीं है। तो अब आप सोचो आपकी स्पीड कैसे होनी चाहिए। इसी बात का तो चैलेंज है। मैं मतलब कई साल से, इनफैक्ट जब से मैं पीएससी पढ़ाना शुरू किया है, मैंने स्ट्रैटेजी पर ही बात की है कि आपका टाइम बहुत चैलेंज क्रिएट करता है आपको। इस चीज को जिस दिन समझ गए, आपका कंफर्ट जोन बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। इसको समझिए कि क्या इन 80 डेज या 90 डेज में आप कितना कवर कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है। नहीं कर सकते हैं, सो नाउ दिस इज बेस्ट टाइम कि आप अभी भूल जाओ इसको, और ये वाला टाइम एंजॉय करो आप। क्लियर है? एंजॉय करने का मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 8 to 10 मंथ्स दिख रहे हैं, बीच में त्योहार वगैरह छोड़ दे, है ना। तो 10 महीने आपके पास कहीं नहीं गए। अब 10 महीने की प्लानिंग करो सब्जेक्ट वाइज, और दिसंबर में इतने तैयार हो जाओ कि सर आप हमारा जनवरी में ही मेन ले लीजिए, हम लिखने तैयार हैं। ये पोजीशन आनी चाहिए जनवरी 2024, ये पोजीशन आपकी आनी चाहिए। फिर देखो आपका रिजल्ट कैसे फट 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 आप क्रॉस करके निकलते हैं। फिर आपका स्कोर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर 60% मेरे सही है, बिल्कुल बोलोगे आप, ठीक है, क्योंकि आपने यहां बहुत मेहनत की है।
अभी आप में से कुछ होंगे जिनका ऑलमोस्ट 8 मंथ हो रहा होगा, 9 मंथ या 6 मंथ या 5 मंथ ऐसे चल रहा होगा कि सर इतने दिनों की क्लास हमने कर ली है। तो अब इसके आगे जो भी होना है वो प्लस होगा ना, माइनस तो कुछ होना नहीं है। तो आप ये देखो जो बचा हुआ टाइम है उसमें प्लान कैसे करें। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में कम से कम मैं ऐसे 50 बच्चों से मिल चुका हूं जो रायपुर के हैं और जो मुझसे मिलने आते हैं वहां दिल्ली में, और वो सोचते हैं कि सर हम यहीं से बैठे बैठे पीएससी निकालेंगे। मैं बता रहा हूं उनसे पटवारी भी नहीं निकलेगा। जैसे ही मैं पूछता हूं क्या पढ़ते हो, सर अभी ना सीजी छोड़ के सब पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो होता क्या है कि देना एग्जाम के बारे में सोचने के लिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, निकलेगा किसका वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ही डिसाइड करेगा। कोई तुक्का नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, सिर्फ प्लानिंग और स्ट्रैटेजी। प्लानिंग और स्ट्रैटेजी आपको पता थी, आपने बढ़िया पढ़ाई कर लिया, प्रैक्टिस किया, आपको नॉलेज है। प्रीलिम्स 100% किसी से नहीं बनता, 50 to 60% बनना चाहिए। बाकी मेंस लिखो, निकालो एग्जाम, आगे बढ़ो। मेंस में कितना स्कोर है? 60%, इससे ज्यादा है नहीं। आप ये देखो जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसके कितने टॉपिक्स हैं जिनको बिना देखे आप लिख सकते हो। दैट शोज योर प्रिपरेशन। मान लो सोशियो अभी हम पढ़ेंगे, इसमें सपोज 50 टॉपिक्स लिखे गए। पढ़ने के बाद आप बोलो कि सर 3-4 महीने के बाद कि मुझसे इसमें से 50 टॉपिक में से 30 ऐसे हैं जिनको मैं बिना देखे लिख सकता हूं या लिख सकती हूं। दैट इज बेस्ट पोजीशन। क्लियर है? ऐसे हर सब्जेक्ट में आपको चेक करना है कि जो लिखा गया है वो मुझसे कितना बन रहा है। पेपर 7 जितने भी एक्ट्स हैं उनमें से कितने को मैं बिना देखे लिख पाता हूं। लिख लिए तो तैयारी बहुत अच्छी है, नहीं लिख पाए इसका मतलब गैप है, या तो याद नहीं है तो समझ में नहीं आया, दो ही बातें हो सकती हैं। ठीक है? और टाइम पर नहीं लिख पाना वो भी एक बड़ा रीजन है आपके फेलियर का। टॉपर कौन है? जिसने उस गिवन टाइम पीरियड में परफॉर्म कर लिया। टॉपर कौन है? जिसको उस गिवन टाइम पीरियड में याद आ गया मैंने जो पढ़ा था। टॉपर कौन है? जिसने घर में प्रैक्टिस की थी, वही वाला क्वेश्चन रिपीटेड आ गया, वही टॉपर है। टॉपर सेपरेट ब्रेन नहीं है, सिर्फ वो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग और कुछ हद तक हम कह लें कि उसने जो पढ़ा था वही आ गया और उसने ज्यादा अच्छे से लिख दिया, ज्यादा पॉइंट्स सिस्टमैटिकली उसने लिख दिया, उसकी राइटिंग समझ में आ गई, उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए और उसने ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर लिया। बिकॉज इत्तेफाकन उसने ऐसा किया था, वो इत्तेफाक नहीं है, उसने प्लान किया होगा कि उसने उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था जहां से क्वेश्चन आ गए। आप नहीं किए थे, आप बाहर हो गए एग्जाम से। यही डिफरेंस होता है टॉपर और नॉन टॉपर के बीच में, और कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप क्लियर है? ठीक है? वो कोई सेपरेट ब्रेन या किसी अलग प्लैनेट से आकर उसने एग्जाम दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो अपना बेस्ट कीजिए और बी फोकस्ड ऑन सिलेबस, बिकॉज वही एक सबसे क्लियर डेफिनेशन है आपकी प्रिपरेशन की। प्रीलिम्स का तो कोई डेफिनेशन है नहीं एज सच। मेंस कमांडिंग पोजीशन में है, फिर आप प्रीलिम्स में देखो कि एक्स्ट्रा क्या छूट रहा है। जैसे मैं जब YouTube में रिवीजन करा रहा था तो डे 1 मैंने बोला था कि कुछ लिस्ट ये लोग पूछते हैं। ठीक है? नेशनल पार्क नहीं, एक दिन पहले ही गया था, आई थिंक सैटरडे में लाइव गया था। हालांकि वो दिन ऐसा नहीं कि अब मैं जो बोलूं आप पढ़ लो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हर बार वो कॉमन चीजें, जैसे मैंने बोला था नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, यहां से क्वेश्चन आते हैं। नाम पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, एरिया पूछा, और एरिया वाले क्वेश्चन कॉमन है इनके, है ना? उनको आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ये वाला क्वेश्चन आया ना इस बार? ठीक है? तो ये आएगा ही। अब जब पता है आपको हर साल होता है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो अभी से। और मान लो आपके पास 50 लिस्ट हैं और आपने डिसाइड किया कि मुझे हफ्ते में 2 लिस्ट तैयार करनी, फिक्स कर लो। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे तैयार करना है। आप देखो साल भर में कितनी बढ़िया लिस्ट आपके पास हो जाएंगी। लेकिन आप करते ही इसको एंड टाइम पर हैं कि नहीं सर हम जनवरी में ही करेंगे, फिर तो जनवरी में बहुत सारी चीजें लाइन अप रहती ना आपकी। आप अभी से प्लान करो कि मुझे हफ्ते में 2 लिस्ट रेडी करनी है। क्लियर है? और वो 2 लिस्ट कर करके आपके पास ढेर सारी लिस्ट होती हैं और उनको आप प्रिपेयर, फिर आपके हिस्ट्री में लिस्ट हैं, ज्योग्राफी में लिस्ट हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। एग्जाम स्मार्टनेस का नाम है, सिर्फ आपके ब्रेन का होता तो ब्रेन सबके पास, सिर्फ लॉजिक का एग्जाम नहीं है ये, स्मार्टनेस का भी कि मैंने एग्जाम हॉल में डील कैसे किया। अल्टीमेटली मार्क्स
मैटर्स, मार्क्स ही तो चाहिए, कैसे आए कौन पूछता है। लेकिन यहां पर जब आप प्रैक्टिस करते हो, यहां कैसे आए ये मैटर करता है। यहां आप तुक्के लगाते हो तो फंसते हो आप, क्योंकि रॉन्ग प्रैक्टिस। आप तुक्के मत लगाया करो, सर ये मुझसे नहीं बना मतलब नहीं बना, खत्म बात। चेक करो घर जाके मुझसे क्यों नहीं बना। मेन एग्जामिनेशन में अभी टेस्ट चालू हो चुके हैं, आप नहीं दे रहे हो, अगेन यू आर चूजिंग रॉन्ग स्ट्रैटेजी। क्योंकि आपको यह तो देखना पड़ेगा कि मैंने जो भी पढ़ लिया है, चलो आपका सब्जेक्ट जो नहीं हुआ वो मत दो, जो हो गया वो वाले टेस्ट में तो बैठो आप। डिफाइंड सिलेबस है हमारा, सब्जेक्ट शेड्यूल डिफाइंड है, किसमें क्या ले रहे हैं, एटलीस्ट वो तो पढ़ो जो डिफाइंड है। आपको लगता है मैथ्स बढ़िया है, बैठ के देखो मैथ्स, आप बिना देखे कितना बना सकते हो। आपको लगता है सर मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, तो 150 मार्क्स की हिंदी है उसमें, सॉरी 100 मार्क्स की हिंदी है, आप देखो कितना गेन कर सकते हो। ऐसे लिख कर देखो कि बिना देखे, जब आप बिना पढ़े बिना तैयारी के ऐसे आप तैयार करते हैं तो कैसा करते हैं, आप चेक करो अपने आप को, आप देखो कुछ तो होगा। और यकीन मानिए यदि आपने यहां 40% भी परफॉर्म कर लिया, वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगा। मान लो हमने 100 क्वेश्चन पूछा, आपसे 20 बने, तो वो 20 जो बने वो आपके कॉन्क्रीट हैं इसलिए बन गए। तो ये तो समझ में आया कि मुझसे 80 नहीं बन रहे, तो 80 की प्रिपरेशन करनी है, 20 मेरे हाथ में है, ऐसे भी तो पता लगेगा ना आपको। ठीक है, तो ये आपके तैयारी के एंगल होने चाहिए, और हर चीज को सीरियसली लिया करो। चलो आज तो क्लास हो रही है, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। प्लान नहीं करोगे तो ये टाइम भी फिर वापस दिसंबर आएगा, पता नहीं चलेगा आपको कब आ गया। इसी में होली दिवाली करते करते ईद बकरीद सब निपट जाए, और पता चला उधर फिर हमारा है ना हो ही नहीं पा रहा है, और ऐसे कई सावन निकल जाएंगे और हमें लगेगा निपट गया हमारा मामला। ठीक है, सो प्लीज फोकस ऑन स्ट्रैटेजी, प्लान करो, सिस्टमेटिक स्टडी करो। बाकी बहुत भाषण देने की जरूरत नहीं मुझे, कई बार आपसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ना शुरू करो। आप जो चीज नहीं बन रही आप मुझे बताओ, कोई चीज पुराने सब्जेक्ट का भी नहीं समझ में आया, लेट मी नो, कुछ तो होगा। लेकिन आप बोलोगे ही नहीं तो, और देखो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हम लोग, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब बचपन में पढ़ा है, सिर्फ उसको हम लोग रिकॉल कर रहे हैं और कुछ एडिशनल चीजें जोड़ रहे हैं। एक्ट आपने कभी नहीं पढ़ा था, एक्ट में कोई बहुत भारी भरकम चीज नहीं है, जैसे आर्टिकल 14 है वैसे ही कोई एक्ट भी है। इतना ही है कि एक्ट में ज्यादा हमको यूज टू नहीं है उसको सुनने के, इसीलिए वो याद नहीं हो रहा है। तो कोई भी सब्जेक्ट आपकी कमांड से बाहर नहीं है। अभी जो पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी, अगेन इट्स वेरी सिंपल सब्जेक्ट, छोटी छोटी थेरीज हैं, हाँ उसको सोशियो के एंगल से लिखना जरूरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, और इट बिलोंग्स टू पेपर 6। पेपर 6 में जो मार्क्स है मैं एक बार रफली बता देता हूं, जो नए होंगे उनको समझ में आ जाएगा। पेपर 1 बेसिकली दैट बिलोंग्स टू लैंग्वेज, कंसिस्ट ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पेपर 2 बिलोंग्स टू एसे राइटिंग, दैट कवर्स 4 essays, 2 from CG and 2 from national plus international। ठीक है, 4 essays आते हैं यहां पर, और you'll get 45 minutes for one essay and 50 marks for each essay and 750 words for single essay। क्लियर है, ये आपके मार्क्स का कैलकुलेशन है। एवरी पेपर इज ऑफ 200 मार्क्स, सभी पेपर जितने भी होंगे 200 नंबर के हैं, तो 7 into 2 200, 1400 का मेंस होता है आपका। 3 आवर्स का पेपर होगा, एक दिन में 2 पेपर्स होंगे। ठीक है, 5, 6 और 7, तो 4 दिन में आपका मेंस फिनिश हो जाएगा। जिनको नहीं पता उनके लिए 4 days में मेंस फिनिश हो जाएगा। बीच में सिर्फ 2 घंटे रिवीजन के लिए मिलेंगे, उसमें भी आप खाना खाओगे, पानी पियोगे, डोसा खाओगे कि पढ़ोगे, है ना। तो 2 ही घंटे मिलेंगे आपको बीच में ब्रेक के तौर पर। तो वहां पर यह मत सोच लेना कि कोई एक टॉपिक रिवाइज कर लूं, जो भी है वो आप एग्जाम शुरू होने के पहले, 11 से चालू हो रहा है तो 10 तक ही आपकी तैयारी होगी। इस बीच में आप सोचोगे कि बीच में कोई टाइम मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। सुबह आप 7 बजे 6 बजे तैयार होना शुरू होगे, क्योंकि 9 बजे से एग्जाम है आपका, तो आपको 8 बजे एग्जाम हॉल में पहुंचना है, तो 7 बजे निकलोगे तब 8 बजे पहुंचोगे। 7 बजे निकलने के लिए 6 बजे उठोगे, आंख खुलेगी 5 बजे डर के मारे। ठीक है,
एग्जाम हॉल से वापस लौटोगे जल्दी नींद आएगी, थके रहोगे, तो इसलिए अगले दिन का कुछ पढ़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए खतरनाक एग्जाम है रिटन एग्जाम सिविल सर्विसेज में, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता है। जो भी करना है 10 तक, उसके बाद सिर्फ तुक्के हैं। आप सोच रहे हो जरूर कि मैंने पढ़ लिया, पढ़ाई होती नहीं है, ब्रेन इतना थका रहता है आपका। और 6 घंटे जब लिखना है, 6 घंटे आपको सिर्फ बैठा ही दिया जाए खाली तो भी आप थक जाते हो, फिर तो लिखना है, ब्रेन है ना, ठंड है फिर भी पसीना आता रहेगा, ऐसा होगा आपके साथ। तो एनीवेज इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो ये फॉर्मेट है, पेपर 3 से लेकर 7 तक हर पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे यहां पर है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, दूसरा है पॉलिटी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड थर्ड बिलोंग्स टू सीजी हिस्ट्री, राइट। तो है तो 4 सब्जेक्ट्स, लेकिन बोला 3 है इसको। फिर पेपर 4 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स प्लस रीजनिंग, एंड हाँ अप्लाइड साइंस बोला है इसको, बिहेवियरल साइंस, बट ये है एक्चुअल में पुराना वाला साइंस टेक प्लस एनवायरमेंट, है ना, 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा इसी पेपर में सब्जेक्ट्स हैं आपके। फिर 5th वाला है आपका इकोनॉमी, और सीजी इकोनॉमी भी है इसमें, देन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और यहां पर छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी, मिनरल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये सब कवर होता है। देन पेपर 6 फिलोसफी, सोशियो एंड छत्तीसगढ़ का आर्ट, ट्राइब, कल्चर। ये पुराना नाम ही था जो एज इट इज है सिलेबस में। यहां पर आप देखोगे नेशनल लॉ, स्टेट का लॉ, ठीक है, कुछ डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, ये एक ही टॉपिक में। देन यहां पर आईआर प्लस स्पोर्ट्स, एंड दिस बिलोंग्स टू एजुकेशन, ऐसे डिवाइडेड है। तो मार्क्स का कैलकुलेशन यहां पर अलग है, ठीक है। और यहां जब आप देखोगे मार्क्स का कैलकुलेशन, तो यहां पर आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, जिनमें वर्ड लिमिट कितनी है 30, फिर 60 के लिए 4 मार्क्स, 100 के लिए 8 मार्क्स, 125 के लिए 10 मार्क्स, 175 के लिए 15 मार्क्स अलॉटेड है। अब क्या होगा, 2 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 वाले 2 आएंगे, 1 आएंगे, और यहां पर 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई 1 लिखना है, 3 आएंगे, कोई 2 लिखना है। क्लियर है। और ये 3 कंपलसरी है, ये सब में आएंगे। अब ये वाला जो है, इसका मतलब समझ में आया, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, 30, 60, 100, 30, 60, 100, 30, 60, 100, सभी में। लेकिन जो सेक्शन 1 है और 3 है, यहां से 175 वर्ड्स, 175 वर्ड्स, और जितना भी 2 नंबर वाला सेक्शन है, इन सभी में 125 का पूछेगा मैक्सिमम। सो सोशियो बिलोंग्स टू नंबर 2, तो सोशियो में मैक्सिमम वर्ड लिमिट 125, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हम प्रिपेयर ही नहीं करेंगे। तो ये भी पता है तो आप राइट डायरेक्शन में जा सकते हो। पता चला आप 200 वाला तैयार कर रहे हो कि सर 175 तो आना है, तो वो है ही नहीं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नंबर 2 में क्या है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपसे इतना लिखते बन जाए कि सबका 50-50% स्कोर कर सको आप। जैसे यहां पर आप देखोगे 1 नंबर, यहां 2 चाहिए आपको, यहां पर 4 मार्क्स चाहिए, यहां पर 5 मार्क्स चाहिए, यहां पर 7.5 चाहिए। अब इतना भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यू आर इन ट्रबल। 50% तो आना चाहिए किसी क्वेश्चन में, और हमें कोशिश क्या करनी है कि ये 2 में से 2 मिल जाए। 4 में से तो 2 नहीं देंगे, बट यहां 3 आपको लेना है। 8 में 5 to 6 लेना है आपको। तो एक्चुअल में आप गेन यहीं से करते हो। इन दोनों में चांसेस होते हैं या तो बहुत कट जाएगा या तो बहुत मिलेगा, बीच का नहीं होता इसमें। बड़े क्वेश्चंस है ना, या तो आप ब्लंडर कर जाते हो उसमें कि ज्यादा है लिखने के लिए। बहुत सिस्टमेटिक लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आउट ऑफ 10 यू कैन हैव 8 to 9 marks. Out of 15 you can get 10 to 12 marks.
तो कितना बढ़िया, देखो मोर देन 50%। तो स्ट्रैटेजी बनाओ कि ये वाला सेक्शन मेरा ज्यादा से ज्यादा, मुझे यहां तो 2 चाहिए ही चाहिए 30 वर्ड्स में। इतनी प्रैक्टिस हो, कुछ भी पूछे सर देखिए मैंने लिख दिया विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इससे ऊपर वाले में फिगर बना सकते हो, इसमें फिगर बनाने का स्कोप नहीं होता। बट पूछ ही लिया तो मान लो मैप बनाना है 30 वर्ड्स में, पॉसिबल है तो बना दो छोटे छोटे। और इन ये जो सेक्शंस हैं इनमें फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचोगे सिर्फ कॉन्सेप्ट पर लिख दें, हाँ जैसे सोशियो जैसा सब्जेक्ट है यहां पर फैक्ट्स नहीं मिलेंगे आप। जहां फैक्ट्स हैं वहां पर फैक्ट्स डालना पड़ेगा। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फैक्ट्स मींस वहां पर आर्टिकल्स हो गए। सोशियो में आर्टिकल्स नहीं है, सोशियो में कोई डेटा नहीं है, बट यू कैन पुट सम एग्जांपल्स। जहां एग्जांपल्स डालना है लाइव एग्जांपल डालो, मतलब रिसेंटली जो भी हुआ है उनमें से कोई एग्जांपल लो, यू विल गेट गुड मार्क्स। क्योंकि पीएससी ये देखना चाहती है कि आपने टू द पॉइंट लिखा या नहीं। रविशंकर वाला आंसर नहीं लिखना कि लिखे जाओ लिखते चलो, है ना, तो कहां खत्म होना पता ही नहीं चल रहा वहां, लेकिन यहां लिमिट्स है। तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टू द पॉइंट चलो। सोशियो में पीएचडी नहीं करनी है आपको, फिलॉसफी में पीएचडी नहीं करनी है। जो लिखे हुए टर्म्स हैं उन टर्म्स पर क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट। मैं बहुत लेफ्ट एंड राइट नहीं जाऊंगा, सीधे सीधे चलूंगा विद सिलेबस। लास्ट में देख लेंगे कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, क्योंकि एक दो बार इन्होंने सिलेबस से दाएं बाएं जाने की कोशिश की है, बट रेयर। जैसे 12 में एक पूछा है डरखाइम का सुसाइड, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर सुसाइड पर भी टाइप्स होते हैं, तो डरखाइम ने कहा है यस देयर आर 8 टाइप्स उन्होंने बताया सुसाइड के, वो पूछा था एंड सिलेबस में नहीं है। बिकॉज सोशियो, पबेड, फिलोसफी, दिस ऑल आर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और ऑप्शनल में थिंकर्स होते हैं। आप में से कोई यूपीएससी वाला होगा तो आपको पता होगा कि ऑप्शनल में थिंकर्स पढ़ना पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस थिंकर्स होते हैं सभी में, बट यहां थिंकर्स नहीं दिया है, ऑफिशियली इट इज नॉट देयर। बट इन्होंने क्वेश्चन डरखाइम पर पूछा है, वेबर पर पूछा है, मार्क्स पर पूछा है आपको, ठीक है, नाम नहीं लिया है सिलेबस में, बट दे हैव आस्क्ड। तो आपको क्या करना है, या तो ऐसे क्वेश्चन हम पूरी तरह से स्किप कर जाएं, या फिर क्लास में थोड़े बहुत हम पढ़ लें कि मिनिमम ये 4-5 थिंकर्स हैं, इनका कुछ आया तो ये थेरीज हैं इनकी। जैसे डरखाइम के 2-3 बड़े फैक्ट्स हैं, जैसे सोशल फैक्ट्स को डिफाइन किया है, सुसाइड को डिफाइन किया है, रिलीजन को डिफाइन किया है। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन करते हैं, रिलीजन को डिफाइन करते हैं, राइट। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्स वेरी फेमस। तो आप देखोगे कुछ कुछ थिंकर्स को हम लोग पढ़ लेंगे, बट टू द पॉइंट हम चलेंगे। ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हैं, फिर से कह रहा हूं, बट ऑप्शनल है ये, इसलिए ऑप्शनल वाली लैंग्वेज थोड़ी हमें चाहिए, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में इतना हम इनपुट लेकर चलेंगे। दूसरी चीज, सोशियो के क्वेश्चन या कोई भी और सब्जेक्ट के, अभी सोशियो पढ़ा रहा हूं तो सोशियो पर बात कर रहा हूं। सोशियो में आप देखोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, जो लिखा है वो आया है। और मैंने यूट्यूब में भी और आपकी क्लास में भी बोला होगा कि आपके पास चार्ट होना चाहिए। चार्ट में आप पहले ही डिफाइन कर लो कि जो डिफाइंड टॉपिक्स हैं उन पर क्या क्या क्वेश्चन किस किस ईयर में आए हैं, 21, 2020, 19, है ना, क्या क्वेश्चंस आए हैं उनको आप डिफाइन करना शुरू कर दो। घर पर एक चार्ट बना लीजिए आप। इसमें ये होगा, सपोज कोई टॉपिक है सोशल चेंज। अब सोशल चेंज में क्या पूछा, ब्रैकेट में यहां पर वर्ड लिमिट लिख लो, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि किस वर्ड में पूछा है। सोशल चेंज पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कितनी बार आया है और क्या पूछा है। सो यू विल कम टू नो कि सोशल चेंज पर क्या क्या पूछ सकते हैं, या अब तक क्या पूछा। समझ में आ रहा है। प्रीलिम्स में भी बताया मैंने ऐसा चार्ट बनाना है, बट मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर मान लो कोई एक टॉपिक है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन पर मान लो 21 में नहीं आया, इट्स ओके, यहां आया, यहां आया, यहां आया, ये तो पता चलेगा ना कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं। फिर ये भी समझ में आएगा, अच्छा ये हर बार रिपीट होता है, इट्स वेरी गुड। जब रिपीटेशन ही है तो फिर और हेडेक क्यों लेना। और आपको लग रहा है कि हर बार कुछ नया पूछ रहा है, तो हर बार नया पढ़ेंगे, क्योंकि ये एनालिसिस मेरे पास भी है, मैंने भी कर रखा। लेकिन आपको ये देखना है, जब आप खुद से करोगे तो आपकी लर्निंग ज्यादा होंगी, बेटर होंगी। तो ये काम आज कल में आप करेंगे, ठीक है ना। इस पे हम डिस्कस कर लेंगे 1-2 दिन में, बट आप मेरे साथ करना शुरू करोगे।
तो आदतें अपनी सुधार लो, बढ़िया है, हर सब्जेक्ट में करो, आप ज्यादा बेनिफिटेड रहोगे। ठीक है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये दोनों आपके बढ़िया फ्रेंड्स होने चाहिए और हमेशा इनको साथ में रखो। सॉफ्ट कॉपी हमने दी है इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, आई होप सभी के पास है। नहीं है तो ऑफिस में बोलिएगा, वो लोग व्हाट्सअप कर देंगे आपको। पीडीएफ में है, मेरे ख्याल से 200 पेज का कुछ है वो बना हुआ, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज कलेक्शन एक जगह कर दिया हमने, मतलब सारे क्वेश्चंस को एक जगह कर रखा है हमने, तो आपको उसको देखना आसान है, पढ़ना आसान है कि सब्जेक्ट्स में इतना ही पूछा है। आई थिंक 20 तक बना है, 21 वाला शायद हमने टाइप करवाया होगा, अभी ऐड नहीं किया, ऐड होगा तो नई कॉपी रिलीज करवा दूंगा मैं। ठीक है, बट ये काम करेंगे सभी लोग। जिनके पास कॉपीज नहीं है या तो आपस में सर्कुलेशन में ले लो या यहाँ ऑफिस में बोल दो, तो दोबारा वो लोग सारे नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे। गॉट इट? आई थिंक हमारे ऐप में भी डाल दिया है और वेबसाइट नहीं, वेबसाइट में अभी पीएससी का कंटेंट नहीं, सिर्फ यूपीएससी का कंटेंट आया है। वेबसाइट भी अब अपलोड हो रहा है, उसमें सारा कंटेंट जैसे ही अपलोड होगा रिलीज कर देंगे। पीएससी के लिए अलग वेबसाइट बनवाया मैंने, ठीक है ना। ओके, तो ये यहां तक ठीक है। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रैटेजी? फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, नहीं है तो अच्छी बात है। सी अब ये सब्जेक्ट बेसिकली सोशियोलॉजी, तो ये तो बचपन से पढ़ता है आए हैं कि जिसमें भी लॉजी लगा है। यस, अच्छा, अभी लिस्ट में ही रुके हैं आप। लिस्ट बेसिकली कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं मेरे भाई जहां पर हम थ्योरी में नहीं पढ़ते हैं उसको, मतलब रेगुलर क्लासरूम में हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है, ये किसी भी सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। कोई टीचर का भी डिस्कस कर ले तो बात अलग है, करंट में कुछ आया रहा हो तो करंट वाला डिस्कस कर ले तो बात अलग है, अदरवाइज रेगुलर सिलेबस में कहीं नहीं पढ़ते हम, राइट। सो दैट हैज टू बी प्रिपेयर्ड। आप सोशल गूगल करो, गूगल में दोनों तरह की साइट्स हैं, विकिपीडिया भी है, उनकी अपने यूनेस्को की साइट है, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइट है जहां पर वो सामान आपको मिलेगा, लिस्ट मिलेगी, वहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, नवरत्ना महारत्ना इनकी लिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। फिर नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, उसकी लिस्ट है। कुछ फेमस टेम्पल्स हैं, कुछ फेमस आर्किटेक्ट हैं हमारे देश में, जैसे हवा महल कहाँ है तो जयपुर में है ना, ताजमहल कहाँ है, तो लाइक दैट। तो कुछ फेमस आर्किटेक्ट हैं जिनको आप बचपन से पढ़ते आए हैं, कई बार आप कंफ्यूज होकर गलत करते हैं, जो नहीं पता उनके बारे में बनाओ। ऑब्वियसली रेड फोर्ट नहीं लिखोगे कहाँ है ना, उसकी लिस्ट क्या बनाना, लेकिन जो यूनिक है, जो नया है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको बनाना चाहिए। जैसे नेशनल पार्क कॉमन क्वेश्चन है, पूछेगा ही। हाँ, नेशनल पार्क में क्या पूछेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यदि वहां तक पहुंच गए फिर तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। जैसे इस बार सीक्वेंस पूछा, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में अक्सर प्रॉब्लम ये आती है कि याद कैसे रखना, क्योंकि अब मान लो लिस्ट में 50 हैं तो मैं 50 को कितने से, क्योंकि कई बार ये लोग बदमाशी क्या करते हैं, रैंडमली बीच में से कुछ भी उठा लेते हैं और बोलेंगे जो दिए, ऐसा नहीं बोलते हैं वो लोग, टॉप 5 बताओ, ऐसा नहीं बोलते हैं वो लोग, वो बोलते हैं हमने जो बताया उसमें अरेंज करो। तो मैंने ऐसे याद किया था 1 to 50, अब पूछ लिया बीच का, तो बीच वाला फिट बैठ नहीं रहा है, तो ऐसे उलझाते हैं आपको। तो ऐसे क्वेश्चन या तो छोड़ दो आप, या बनता है तो फिर अच्छे से ही बनेगा, बीच वाला नहीं अपनाना चाहिए। इसमें तुक्का लगा के नहीं नहीं ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, नहीं एमपी में तो ज्यादा बड़ा होगा, ऐसे कोई लॉजिक काम नहीं करता है, ठीक है ना, वो फिर गलत ही होता है आपसे। या तो आपको याद है अच्छे से, और ऐसी चीजों के पीछे हम तैयारी कैसे करते हैं, पार्ट पार्ट में। जैसे पढ़ाई से बोर हो गए तो क्या करें, चलो नेशनल पार्क करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, सो दैट विल हेल्प यू लॉट। अदरवाइज आप रूम में बैठ के अलग से उसको प्रिपेयर नहीं करते कि आज मेरे सिलेबस में लाइब्रेरी में बैठ के यही पढ़ूंगा, याद करूंगा, रट्टा लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आई होप क्लियर है, ठीक है। ओके, तो सोशियोलॉजी की बात कर रहे थे हम लोग। सो लॉजी बेसिकली देयर इज अ साइंस, ओके। अब जब हम सोशियो की बात करते हैं, इट मींस इट्स ऑल अबाउट सोसाइटी, देन सोशल एस्पेक्ट्स। अब जब इस सब्जेक्ट की बात होती है तो जैसा हम बता रहे हैं कि इसमें साइंस भी है, ओके, एंड इट इज अबाउट सोशल एस्पेक्ट्स, इट इज अबाउट ह्यूमन एस्पेक्ट्स। और ह्यूमन एस्पेक्ट्स में आप देखोगे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है
that can be defined, but emotional aspects, social aspects cannot be defined. आप ये जज नहीं कर पाओगे ना कि कोई व्यक्ति बार बार क्यों रोता है. रोने के कई रीजन हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ रीजंस, बट डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, देयर आर फिक्स रीजंस. होगा ऐसा? बिकॉज साइंस, यहीं पर साइंस है. साइंस हम कब कहते हैं? जब हमारे रिजल्ट्स कैलकुलेटिव हो, रिपीटिटिव हो, सिमिलर एक्शंस पर सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स वहां पर साइंस पॉसिबल है. क्लियर है? अब ह्यूमन एस्पेक्ट्स में आप देखोगे, इमोशनल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स. 14 फरवरी को कितने लड़कों को चाटे पड़े, इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. ठीक है? दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड. उसे आप फिक्स नहीं कर सकते कि यही रीजन है चाटे पड़ने के, या यही रीजन है प्रपोजल एक्सेप्टेंस के. तो आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज ये इन दोनों में ये एस्पेक्ट जुड़े हैं, सोशल एस्पेक्ट्स और इमोशनल एस्पेक्ट्स. बट सोशियोलॉजी कहता है कि हम सॉल्यूशंस की ओर जा पाए, इसी बात की कोशिश हो पा रही. देखो, आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया, देन सॉल्यूशंस इजी है. द अल्टीमेट चैलेंज इज टू फाइंड आउट द रियल प्रॉब्लम. प्रॉब्लम पता है तो सॉल्यूशन दुनिया में है. प्रॉब्लम यह है कि हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता है. ऐसा होता है ना, कई बार आप बहुत परेशान रहते हैं, मम्मी पूछती बेटा क्या हुआ, तो आप बोलते वही तो नहीं समझ में आ रहा है. फिर दोस्त कहता है अबे प्यार तो नहीं हुआ, अरे नहीं पता यार. तो ये पता लग जाए कि हाँ प्यार हो गया है, ये पता लग जाए कि नहीं पढ़ाई नहीं हो रही है, ये पता लग जाए कि मन खराब लग रहा है, तो मन खराब लग रहा है कई बार होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है. फिर कुछ लोग उसी को डिप्रेशन का नाम दे देते हैं. होता है ऐसा? तो डिप्रेशन या डिस्टर्ब होना, या हम कहते हैं बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो कहीं तो कुछ हम कहते हैं केमिकल लोचा है. तो वो केमिकल लोचा ही आपको परेशान करता है. दैट कैन नॉट बी डिफाइंड. यदि डिफाइन कर पाते तो फिर दुनिया में लोग बीमार नहीं पड़ते. ओके? सो सोशियोलॉजी का ज्यादा इंटरेस्ट किस में है? उसको सॉल्यूशंस देखना है. और सॉल्यूशन किन का? वो कहता है प्रॉब्लम्स का. प्रॉब्लम किन का? सोशल प्रॉब्लम्स. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोशल प्रॉब्लम्स एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है? इसी को एक और टर्म में लिखेंगे हम लोग, सोशल फैक्ट्स कहा जाता है. सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन सोशल फैक्ट्स, नॉट द बायोलॉजिकल फैक्ट्स, नॉट द टेक्नोलॉजिकल फैक्ट्स. जैसे फिटिसाइड, भ्रूण हत्या क्यों है, ये बायोलॉजिकल घटना नहीं है, ये ह्यूमन एस्पेक्ट्स. देयर इज अ सोशल रीजन. तो वो जो सोशल रीजंस हैं, वो रीजंस हमारे लिए सोशल फैक्ट्स के तौर पर है. एक एग्जांपल है, जैसे सिर पे बालों का उगना, इट्स अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी. क्लियर है? अब वो नहीं हुआ तो क्या करें? या तो किसी के उड़ गए हैं, इधर निपट गए हैं, या फिर कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, लिखा रहता है ना कि 200 रुपए में बाल उगाए 2 घंटे में, तो लोग वहां भी भागते हैं कि यार कुछ तो हो रहा है, 200 रुपए में बाल उगा रहे हैं, वो भी 2 घंटे में आ रहे हैं. तो गए तो पता चला कि विग बनाता है वो, और तुरंत चिपकाता है, चिपकाने में 2 घंटे लगते हैं, तो बाल उगाए 2 घंटे में, तो उसने लिख दिया बाहर. अब वो बाकी जो हो रहा है वो सोशल इंसिडेंट्स हैं, सोशल फैक्ट्स हैं, कि लोगों को सर पे बाल ना हो तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं. मारना आसान है, ठीक है, कोई बाल नहीं नोच पाएगा. बेनिफिट्स, शैम्पू तेल का खर्चा, कॉम करने का खर्चा, यदि नहीं नहा रहे हो तो पता भी नहीं चलता है. और जिनके बाल हैं, यदि वो नहीं नहाए हैं, सोकर उठे हैं, तुरंत पता लग जाए अभी सो के उठा है. ठीक है? और जिधर नहीं है उधर बहुत आसान है बेवकूफ बनाना. तो आप देखोगे अब वो जो जिनको चाहिए वो क्यों चाहिए, दैट इज अ सोशल फैक्ट. तो सोशियोलॉजी वहीं पर स्टडी करना चाहता है कि लोगों को बाल क्यों चाहिए वहां पर, कि उनका कोई सोशल स्टेटस जुड़ा हुआ है मैटर,
है ना? 40s में जाने के बाद लग रहा है कि नहीं, लोग उसे बुढ़ा कह रहे हैं, मे बी वन रीजन। मे बी पहले ही गायब है, शादी नहीं हो पा रही है, अनदर रीजन। ठीक है, कुछ जो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो पब्लिक फिगर हैं, जनरली उनको, जैसे आप रजनीकांत को देखोगे तो मूवी में जब आते हैं, सो ही यूज्ड टू वेयर विग, तो वो पहनते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर सोशल जो इसके साथ स्टेटस जुड़ा हुआ है वो सोशियोलॉजी के स्टडी में आता है। ठीक है, बालों का झड़ना, इसके पीछे रीजन नहीं ढूंढेगी सोशियोलॉजी कि बाल क्यों झड़ रहे हैं आपके, बट बाल चाहिए क्यों, वो एक रीजन हो सकता है कि वहां पर कोई सोशल स्टेटस, कोई सोशल रीजन, कोई सोशल फैक्ट्स हैं वो, और लोग उसके लिए झूठ भी बोल जाते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग उसको लेकर परेशान रहते हैं। ठीक है, जैसे एक कौन सी मूवी थी वो, खुराना की, बाला, मूवी का नाम ही था ना बाला, हाँ, वो मूवी आई थी। तो आप देखोगे उसमें, थोड़ा बहुत देखा हुआ है, पूरा तो नहीं देखा, बट अच्छी कॉमेडी मूवी है वो। तो बाल के पीछे वो भागता है ना? तो आप देखोगे उसको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे बाल नहीं है तो मुझे पता नहीं लोग किस किस निगाह से देख रहे हैं, ब्ला ब्ला। तो सोशियोलॉजी यहीं पर स्टडी करती है। आई का ब्लिंक होना ये नॉर्मल, इट्स अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बट वो सोशियोलॉजी स्टडी क्या करता है कि जानबूझकर आपने आई ब्लिंक किया, उसके कई रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, मे बी आपको इशारा कर रहे थे, मे बी 14 फरवरी चल रहा है, मे बी, है ना, किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं इसलिए आपने आईज ब्लिंक कर लिया, कई रीजंस हो सकते हैं, राइट? तो सोशियोलॉजी का इंटरेस्ट इसी में है कि जो सोशल फैक्ट्स हैं, नॉट बायोलॉजिकल फैक्ट्स। क्लियर है? लड़की क्यों मार दी जाती है वो हमारे स्टडी का कारण है, लड़की क्यों पैदा हुई ये हमारा कारण नहीं, वो बायोलॉजी को स्टडी करना है। ठीक है ना? वो क्रोमोसोम XY वो बायोलॉजी स्टडी करेगा, लेकिन हमारे जो स्टडी का मैटर वो है कि लोग फिटिसाइड पर क्यों जाते हैं, लोग क्यों लड़कियों को मार देना चाहते हैं, हमारा वहां से चालू होता है स्टडी। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी इन्हीं सब चीजों को पढ़ना चाहता है, और इसके जो सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशंस कई जगह पर कमर्शियली बिकते हैं, बिकॉज इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज। ठीक है, सामाजिक अध्ययन, सर्वे होंगे, और वो स्टडीज के कई मेथड्स हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर मेथड, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, इन्वॉल्वमेंट मेथड, ऐसे मेथड्स हैं। और उन मेथड्स के कुछ प्लस माइनस हैं जो आपको क्वेश्चंस में पूछे गए। एग्जांपल लेते हैं कि आप मूवी देखकर निकले, पठान का रिव्यू लिया गया, पठान कैसे लगी आप, तो आपने जो रिव्यू दिया वो इट्स अ पार्ट ऑफ स्टडी होता है, सर्वे होता है। फिर आपने फ्रिज खरीदा, आपके पास सर्वे आ गया पीछे से, प्रोडक्ट कैसा लगा हमारा, कोई कमी है ना, तारीफ करना है, लाइक दैट। सो इट्स अ काइंड ऑफ फीडबैक। सो फीडबैक भी किसी के स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सोशियोलॉजिकल इंसिडेंट्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि जैसे लोग दहेज क्यों लेते हैं। जब दहेज क्यों लेते हैं रीजन समझ में आ जाए तो फिर हम उसका सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। क्लियर है? जब हमने सॉल्यूशन निकाला, सपोज डाउरी इज द प्रॉब्लम, ठीक है, अब यह पता लग गया कि रीजंस क्या है, तो रीजन को बेस बनाकर हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म्स कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे किसी टाइम पर आपको पता है कि सती प्रथा हम प्रैक्टिस में लाते थे, तो सती प्रथा का रीजन समझ में आया कि भगवान के नाम पर, या हमें कोई डाउट है, ठीक, अंधविश्वास है एक तरह का, वो एविल है। तो जब हमें पता चला कि रियलिटी कुछ नहीं है तो अंधविश्वास है, तो अंधविश्वास को हम क्या कर सकते हैं, लोगों को हम क्या करें, एजुकेट करें। सॉल्यूशन मिल गया उसका, एजुकेशन। फिर हमें लगा लोगों को डराना धमकाना जरूरी, तो हमने लॉ भी बना दिया। फिर हमने बोला कि वुमेन के स्टेटस में चेंज लाना होगा, वो भी हमने कर दिया। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब आप देखोगे कि इसी चीज को आप क्या करते हो, अलग अलग जगह पढ़ते हो, लॉ में पढ़ते हो, एजुकेशन में पढ़ते हो, वुमेन के स्टेटस में, पॉलिटी में आप पढ़ते हो। समझ में आ रहा है? सो दे ऑल आर इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर, सभी का कनेक्शन है। फिर ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे कि पर्टिकुलर इंडिया के पर्टिकुलर स्टेट्स में कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स वुमेन को लेकर, डावरी को लेकर।
सो देर आर सर्टेन जोग्राफिकल रीजंस ऑल्सो, वो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो। क्लियर है? इसीलिए इंटर सब्जेक्ट अप्रोच आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में लिखा है रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, साइंस, इन सब के साथ सोशियोलॉजी के रिलेशंस कैसे हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ता है, बिकॉज सोशियोलॉजी अकेले किसी एक चीज को स्टडी नहीं करता, वो हेल्प लेता। जैसे हेल्प कैसे लेगा? मान लो कोई सोशल एक्टिविस्ट है, अब उसको समझाना है समाज में जाकर। अभी एक मूवी आई है छतरी वाली, है ना, उसका मैसेज बड़ा अच्छा है। वो जो सेक्स रिलेशंस हैं उसके ऊपर उसके ऊपर मूवी है। ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, इन सब का आंसर है ना। उसमें जो कैरेक्टर है हीरोइन का, वो बेसिकली एक टीचर का कैरेक्टर है। सो शी इज ट्राइंग टू चेंज दी सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। हम जिन क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं उन क्वेश्चंस का वो आंसर करती है अपने कैरेक्टर के थ्रू, राइट। सो आई थिंक उस हीरोइन का नाम है क्या नाम है? हाँ, रकुल प्रीत, ठीक है। इट्स अ गुड मूवी, मैं केवल उसका वो देखा हूँ प्रोमो। सो रकुल प्रीत हीरोइन है और एक सोशल मैसेज के साथ वो अच्छी मूवी। अब ऐसे मूवी जब हमें पता है, तो मान लो उस तरह की मूवी बन रही है, तो पहले उन्होंने बायोलॉजी को स्टडी किया होगा ताकि फैक्ट्स गलत ना हो, फिर उसके साथ जुड़े हुए सोशल जो रीजंस हैं उनको हमने समझा होगा, तो दोनों को मिलाकर फिर हमने कोई आंसर दिया होगा। दैट मीन्स देयर इज अ इंटर सब्जेक्ट अप्रोच। अब वो मान लो सोशल मूवी है, लेकिन सोशल मूवी के पहले उन्होंने बायो को स्टडी किया, ह्यूमन बॉडी को स्टडी किया, बॉडी कैसे वर्क करती है, और फिर जाकर उसके साथ जुड़े हुए सोशल डायमेंशंस को उन्होंने डिफाइन किया। तो सब्जेक्ट भी तो यही पूछ रहा है आपसे कि सोशियोलॉजी के रिलेशन हिस्ट्री से कैसे, इकोनॉमी से कैसे। अब हिस्ट्री में क्या करते हो आप कि जो हो चुका है सोसाइटी में, जो कुछ भी हो चुका है उसी को स्टडी कर रहे हैं। सोशियोलॉजी भी इसी का तो नाम है, जो हो रहा है, जो हो चुका है, जो होने वाला है, इन सब के बारे में स्टडी करते हो। तो हिस्ट्री से एक पार्ट ले लिया कि जितने भी लोग थे जो कोस्टल एरियाज में रहते थे, उनके घरों का जो डोर ओपनिंग था वो बैक साइड में था। ऐसे मान लो ये रोड है, तो इसका मतलब यह था कि सोशल रीजंस क्या हुए, देवर ऑफ शाई रीजंस, शाई नेचर के थे, शर्मिले स्वभाव के थे, तो उनके घर का जो डोर था वो बैक साइड ओपन होता था, रोड साइड में नहीं। ठीक है, तो अब एक सोशल रीजन मिल गया हिस्ट्री में कि उनका नेचर शर्मिला था, शर्माते थे, लोगों से इंटरेक्शन नहीं चाहते थे, या अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक लाइफ में नहीं डालना चाहते थे। फिर हमें मिला कि जो डॉग की बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी के साथ, तो दोनों को एक साथ क्यों हम बरी करते थे, तो उसके अपने रीजंस थे। फिर जो इकोनॉमिक एक्सचेंज था वो कैसा था, उसके पीछे सोशियोलॉजी की स्टडीज है। तो आप वहां पर रिलेशंस में आप देखोगे, आपको पता लगेगा कि इकोनॉमिक्स और सोशियो के बीच क्या रिलेशन है। तो अर्लियर इट वाज बार्टर सिस्टम, गुड्स के बदले गुड्स, अनाज के बदले अनाज देना, बार्टर सिस्टम था। इसकी शुरुआत आप देखोगे तो ट्राइबल सोसाइटी में फिश एक्सचेंज होता था। ऑस्ट्रेलिया में ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर स्टडी किया गया तो पता चला कि वो लोग पहले फिश को एक्सचेंज किया करते थे, क्योंकि एरिया वाइज फिश का टेस्ट चेंज होता होगा, है ना, शेप, साइज, उसकी वैरायटी अलग अलग होती है, तो लोग उसको एक्सचेंज करते थे। फिर जब मैरिज का कॉन्सेप्ट आया तो मैरिज में भी लोगों ने चेंज किया, एक्सचेंज किया, वहां से इकोनॉमिक स्टेटस समझ में आया। फिर जब लोग ट्रैवल करने लगे तो इकोनॉमिक डेफिनेशन पूरी तरह से बदल गई। पहले लोकल में पता नहीं चलता था, लोगों को लगता था हमारे पास जो अवेलेबल है वही खाना है। बाद में समझ में आया कि इधर से इधर ला सकते हैं, इधर से इधर। सो इकोनॉमी का रिलेशन सोशियो के साथ दिखाई देता। क्लियर है? इंटर सब्जेक्ट अप्रोच। तो आप देखोगे इसका सिलेबस बहुत लिमिटेड है लेकिन मजेदार है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है हमें। जब हम सोशियो की बात करते हैं तो आप देखोगे बेसिकली
ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में ही आप पढ़ रहे हो। कोई एक पॉइंट था जहां पर लोग पैदा हुए और पूरे ग्लोब में आप देखोगे अलग अलग जगह पर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता, इंडिया, मेसोपोटामिया, फिर अफ्रीका, अलग अलग जगह पर इंसान पैदा हुआ। ठीक है, इंडिविजुअल आया, इंडिविजुअल के बाद आप देखेंगे फैमिली आई होगी। फैमिली भी एक दिन में डिफाइन नहीं हुई, इंसान ने बहुत कुछ नेचर से भी लर्न किया होगा। जैसे टाइगर का जो बच्चा है या गाय का जो बछड़ा है, वो दोनों पैदा होते ही भागना शुरू कर सकते हैं, होता है ऐसा। लेकिन आप देखोगे टाइगर के बच्चे की स्पीड कम है, गाय के बच्चे की स्पीड ज्यादा है। रीजन क्या है? उसको बचना है, उसको मारना है, क्योंकि टाइगर के बच्चे को कोई मारेगा नहीं, ये तो तय है। लेकिन गाय के बच्चे को मारने वाले बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो नेचर ने उसको ज्यादा पावर दिया है, वो बच्चा ज्यादा स्पीड से भागता है, नहीं तो सर्वाइव कैसे करेगा। ठीक है, फिर बर्ड्स को पावर नहीं दिया है कि बच्चा पैदा होते ही उड़ जाए, माँ उसको फीड करती है, उसको 1-2 हफ्ते लगते हैं बड़े होने में, और फिर उसको धीरे धीरे उड़ना सिखाती। क्लियर है? क्योंकि उसका लोकेशन ऊपर है हमेशा। आप देखो जमीन पर शायद ही कभी घोंसला बनाती, क्योंकि नेचर ने उसको वैसा गाइड नहीं किया है। तो उसके एग्जिस्टेंस का रीजन अलग है, टाइगर के एग्जिस्टेंस का रीजन अलग है। लेकिन यहां से ह्यूमन बीइंग ने लर्न किया, कुछ जो ज्योग्राफिकल इंसिडेंट्स है वहां से हमने लर्न किया। जैसे आग लगने के बाद कोई फल जल गया होगा, रोस्ट हो गया होगा, तो फिर इंसान ने उसको खाया तो टेस्ट अलग मिला। जानवरों को पहले कच्चा खाते थे, फिर पता चला आग लग गई जंगलों में गर्मी के कारण, तो जो जानवर बचे ही नहीं, तो जो पड़ा हुआ था वही भूख लगी तो इंसान ने खाया, कहा अरे तो रोस्टेड है, ज्यादा टेस्टी है ना, तो उधर रोस्ट वाले में चले गए वो लोग। फिर उसके बाद आप देखोगे व्हील समझ में आया मूव करते हुए। तो जो सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन में आप देखेंगे बेसिकली हमारे सोसाइटी का इतिहास छुपा हुआ है, उसको जब स्टडी किया जाए। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में हम देखें तो उन्हें यह भी पता था कि फूड ग्रेन स्टोर करके रखना है, जबकि कई हजारों साल की पहले की बात है, उनको पता था कि स्टोर करके रखना है। ठीक है, फिर उन्हें यह भी पता था कि महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था करनी है नहाने के लिए, तो वहां जो नहाने के घाट जिसको हम बोलते हैं वो सेपरेट हुआ करते थे। ठीक है, चेंजिंग रूम सेपरेट थे। तो इसका मतलब यह था कि उन्हें पता था कि सोसाइटी में लोग कैसे रहेंगे, उनको पता था। रोड देखोगे, इट मींस उनको साइंस भी पता था रोड का कि 90 डिग्री पर है ना, तो बकायदा। फिर ड्रेनेज सिस्टम का पता था कि इसमें से गंदा पानी जाता है तो कीड़े मकोड़े आएंगे, उसको कवर कर दो, तो कवर्ड था उनका सब कुछ। सो वो लोग वेल अवेयर थे जब उनकी सोसाइटी आप देखोगे। तो बेसिकली यहां से इंडिविजुअल से फैमिली सिस्टम, फैमिली सिस्टम से सोसाइटी हमको सिविलाइजेशन के स्टडी में दिखाई देता। क्लियर है? अब ये जो फैमिली है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। अब फैमिली के ऊपर हम क्या बनाते हैं? समाज बनाते हैं। देयर इज नो फिजिकल बाउंड्री ऑफ सोसाइटी, ये बहुत ओपन होता है ना, इसकी फिजिकल बाउंड्री नहीं हो सकती। सो बेसिकली इंडिविजुअल हमारे स्टडी का रीजन हो सकता है, लेकिन वो तब जब हम इसका एक पार्ट कंसीडर करें। सोशियोलॉजी के सिलेबस में इंडिविजुअल भी है, सोसाइटी भी है और फैमिली भी है, तीनों को पढ़ना। क्लियर है? जैसे आप देखोगे आपको टॉपिक है कॉम्पिटिटिवनेस, कम्युनिटी, सोसाइटी, कल्चर, पर्सनालिटी, ये सारे टॉपिक्स हैं आपको। तो सिलेबस बेसिकली आपका जो डिवाइडेड है वो कुछ सिंगल टर्मिनोलॉजी में डिवाइडेड है, फिर कुछ सोसाइटी का प्रोसेस है जिसमें डिवाइडेड है, लाइक सोशल चेंज कहा गया, देन स्ट्रैटिफिकेशन कहा गया, देन सोशलाइजेशन कहा गया। ऐसे टॉपिक्स बीच में डिवाइडेड हैं। यहां आप देखोगे सोशो, देन कम्युनिटी, देन आपका ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी तो हो गया, ये भी है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स आपको पूछे गए। फिर ये थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर इसमें आप देखोगे यहीं पर क्लास के बारे में आपको पढ़ना है,
फिर कुछ कास्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्लास एंड कास्ट, ये भी थ्योरी है। इसके बाद यहां पर आप देखोगे देन स्टडीज है, सोशियोलॉजिकल स्टडीज, इसके मेथड्स आप पढ़ते हो, ठीक है, 4 टाइप्स, उनके प्लस माइनस। तो आपका सिलेबस इसी तरीके से डिजाइन किया गया। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा लिखना नहीं है क्लासरूम में, बिकॉज जो हमारे नोट्स हैं वो मोर देन इनफ। बुक्स में आपको बहुत पढ़ने का मन है तो आप ये कर सकते हो कि एनसीईआरटी ले सकते हो, बट राइट नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। चाहो तो आप ले सकते हो, 4 बुक्स हैं, 11th की 2 एंड 12th की 2 बुक्स, तो वो आप ले सकते हो सोशियोलॉजी की, और डाउनलोड भी करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो एनसीईआरटी आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, कुछ एनालिसिस बढ़िया हो सकती है। आपको टेक्स्ट बुक बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं, ठीक है, बिकॉज ये ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, आपको भी पता है, और ऑप्शनल की किताबें एक नहीं है, 4-5 हैं, जिसमें पूरा लिखा गया अलग अलग। प्रतियोगिता साहित्य एक सिंगल बुक गाइड की तरह आती है, बहुत पढ़ने का मन है तो उसको ले सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है, फिर से कह रहा हूं, आप बाद में पूछेंगे इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं, है ना। क्लासरूम के सर बुक की लिस्ट बता दीजिए आप, तो आप नोट्स पढ़ लें, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नोट्स हमने छांट छांट के बनाया है, क्लियर है। और आपको सोशियो में कुछ करेंट एग्जांपल्स देने हैं, सोशियोलॉजिकल डायमेंशन पकड़ना है। कई बार आपको लगेगा सर जीएस और एसए में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब सोशियो और एसए में कोई डिफरेंस नहीं है, जनरल टॉपिक है, बट उसे जनरल मत बनाओ, थोड़ा सोशियो के हिसाब से स्पेसिफिक बना दो। वो मैं करूंगा आपको। सोशियोलॉजिकल कुछ थेरीज की हेल्प लेंगे, कुछ थिंकर्स की हेल्प लेंगे, 1-2 कोटेशन हम डाल देंगे, ऐसा करके उसे थोड़ा सोशियोलॉजिकल टच हम दे देंगे, नहीं तो वो जीएस जैसा टॉपिक लगेगा। ओके, राइट डाउन समथिंग अबाउट विमेन और स्टेटस ऑफ विमेन इन दी सोसाइटी, तो ये जनरल टॉपिक लग रहा, बट उसे जनरल ना बना के थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल टच हमें देना, क्योंकि यहां की थेरीज थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। यहां पर क्रिटिकल एंगल ज्यादा है सोशियोलॉजी में, और मैंने बताया सोशियोलॉजी क्या तलाश कर रहा है, वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहा है, क्लियर है, प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहा है, और वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता, और इस सॉल्यूशन से कुछ लोग उसे परचेज भी करते हैं, उन सॉल्यूशंस को सर्वे होता है, उसे बहुत सारे कंपनीज प्रोफेशनली परचेज करते हैं, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जब प्रॉब्लम आती है तो वहां पर साइकेट्रिस्ट को बुलाने के बजाय सोशियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, जैसे एल्टन मेयो, पब्लिक एड में भी पढ़ते हैं, यहां पर भी, बिकॉज वो थे ही सोशियोलॉजिस्ट। 1932 में उन्होंने एक स्टडी किया था, ठीक है, अमेरिका की एक फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तो उनको बुलाया गया कि भाई साहब आकर देखिए, तब उन्होंने सोशियोलॉजिकल सर्वे किया था, और ये पाया उन्होंने कि एक तो एम्प्लॉइज को दिन भर खड़ा रखते हैं तो उनके पैर में स्वेलिंग आती है, तो एम्प्लॉइज छोड़ जाते थे थकान के कारण काम, फिर आपस में बातचीत करना परमिटेड नहीं था, अगेन एक बोरिंग काम है, क्लियर है, तो वो उन्होंने, फिर ब्रेक्स नहीं थे, क्लियर है, और उनके फैमिली के बारे में कोई कंसर्न नहीं होता था, तो वो आए और उन्होंने फैक्ट्री ओनर को एडवाइस किया, एक तो इनको टी ब्रेक दिया जाए दिन में 4 बार, और उस वक्त काम नहीं होना चाहिए, आपस में खूब गप्पे लड़ाने दो, इनके जो अंदर के हैं, भाई घर से आए तो आदमी कुछ तो बात करेगा, ठीक है, तो उनको बात करने दो, ऐसे ऐसे उन्होंने कुछ एडवाइस किया 1932 में, एंड इट वर्कड, क्लियर है, और सक्सेसफुली काम हुआ, टर्नओवर कम हुआ, एम्प्लॉइज ने छोड़ना कम किया, सो दैट वाज दी सोशियोलॉजिकल सॉल्यूशंस। आ रहा है समझ में? ऐसे कई सारी स्टडीज हम बात करेंगे उसके बारे में, ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर स्टडी हुए हैं, एजुकेशन के ऊपर हुए हैं, डाउरी सिस्टम, फैमिली सिस्टम, डिवोर्स एक्सेट्रा, अभी क्रिमिनल एक्टिविटीज पर स्टडीज हो रही हैं कि लोग क्राइम में क्यों जाते हैं, ठीक है, यंग लड़के क्राइम में क्यों इन्वॉल्व होते हैं। कई बार होता है घर में बच्चे अपने पेरेंट्स को मार देते हैं, है ना, आजकल थोड़ा फ्रिज वाला सिस्टम फेमस हो रहा है ना, पहले से है लेकिन अभी ज्यादा न्यूज में है, तो आप देखोगे वो भी एक बीमारी है, और वो आप देखोगे सभी तरफ नहीं है, नॉर्थ में ज्यादा है, तो नॉर्थ में क्राइम ज्यादा क्यों है। आप देखते ही हैं कुछ अच्छे शहर हैं जो बड़े अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, मुजफ्फरनगर, है ना, सुना होगा, बुलंदशहर, मेरठ, ये सब जो है, कानपुर, ये बड़े अच्छे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर, तो आए दिन आप सीरियल वगैरह में देखते भी हो, क्राइम कैपिटल, क्राइम पेट्रोल, है ना, कुछ सीरियल बने ही इसीलिए हैं कि दिन भर उनको यही सब दिखाना है, सावधान इंडिया, जिसको देख देख कर आदमी अपने हस्बैंड पर शक करने लग जाती महिला, कहीं मार तो नहीं देगा मुझे,
तो कुछ ज्यादा ही ज्ञान वहां से मिल जाता है। तो एनीवेज आप देखोगे इन सब के पीछे कहीं ना कहीं सोशियोलॉजिकल स्टडीज रिस्पॉन्सिबल है, राइट। सो आज यहीं तक रखते हैं और कल हम लोग एग्जैक्टली टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। आज मुझे आपको ब्रीफ भी करना था। तो क्वेश्चन पेपर आप देख कर आएंगे। सिलेबस आई होप सभी के पास है। कोई ऐसा जो सिलेबस नहीं है वाली कंप्लेन किसी के पास? अच्छा, नहीं भी रखे होंगे तो संकोच में नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन आपस में ले लेना, पीडीएफ फॉर्मेट में इजीली अवेलेबल है। नहीं है तो आप वहां एकेडमी ऑफिस फोन लगा लेना आप लोग, ठीक है। और न्यूज़पेपर कंटिन्यू करेंगे। प्रीलिम्स चला गया है लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे। इस बीच मुझसे चेक भी करा सकते हैं आप। और बाकी सोशियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, ले लीजिए, उसके सहारे हम लोग आगे बढ़ेंगे। गॉट इट? कोई क्वेश्चन? नहीं? ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन? चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।